तो छत्रपति शिवाजी की 1680 में डेथ हुई, उनके पुत्र संभाजी शासक बनते हैं और संभाजी 1680 से 1689 तक रहे थे। मैंने कहा था संभाजी के एक पुत्र थे शाहू, जिन्हें औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, यहां तक एक बार मैंने कहा था। फिर मैंने कहा था जब शाहू तो बंदी बन चुके थे और 1689 के अंदर संभाजी की भी डेथ हो जाती है, तो उनके भाई राजा राम जी शासक बनते और राजा राम जी 1689 से लेकर 1700 तक शासन करते हैं और बाद में उनकी भी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ होती है तो उनका बेटा छोटा था, इसलिए 1700 से लेकर 1707 तक राजा राम जी की पत्नी ताराबाई शासन को संभालती है और 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो औरंगजेब का बेटा आजम शाहू को बरी कर देता है, शाहू को आजाद कर देता है। शाहू सीधा कहां पहुंचता है दोस्तों, अपने मराठा साम्राज्य के अंदर आता है और वहां पर ताराबाई को कहता है चाची ये मेरा साम्राज्य है, मेरे पिता राजा थे, पिता के बाद मैं शासक बनूंगा। ताराबाई बोलती नहीं, मेरा बेटा शिवाजी सेकंड शासक बनेगा। तो कहीं ना कहीं चाची और भतीजे के बीच में लड़ाई होती है। उस लड़ाई को आज भी हम खेड़ा युद्ध के नाम से जानते हैं। खेड़ा का युद्ध 1707 के अंदर हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था खेड़ा का युद्ध, मैंने आप सभी को अच्छे रूप से कह रहे हैं सरवन सर की, हाँ सरवन सर की क्लास अभी 1707 के अंदर खेड़ा का युद्ध हुआ था। 1707 में ताराबाई और शाहू के बीच हुआ। मैंने कहा शाहू जीत जाता है और वह जैसे ही जीता शाहू तो वो सतारा में जाता और छत्रपति की शपथ ले लेता है, छत्रपति बन जाता है। ताराबाई हार जाती है और अपने शिवाजी सेकंड थे, उनकी डेथ हो गई थी युद्ध में। ताराबाई वहां से चली जाती है कोल्हापुर। कहां चली जाती है? कोल्हापुर चली जाती है। अब शाहू एक अयोग्य शासक था और इसके जब युद्ध हुआ था खेड़ा के युद्ध में तो बालाजी विश्वनाथ एक ऐसे सैनिक थे, एक ऐसे सेनापति थे जिन्होंने शाहू की सहायता की थी कि ताराबाई को हराने के अंदर। तो शाहू तो उनसे खुश होगा भी, कारण शाहू ने बालाजी विश्वनाथ ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। बालाजी विश्वनाथ का सबसे बड़ा रोल यह था कि उसने जो ताराबाई थी उनकी तरफ से जो सेनापति लड़ रहे थे, उनकी तरफ जो सैनिक लड़ रहे थे, उनसे बात की, उनसे संपर्क स्थापित किया और ताराबाई से कहीं ना कहीं उनसे संधि विच्छेद करवा दिया, यानी ताराबाई से उन्हें हटाकर अपनी ओर मिला लिया था। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी रणनीति ये थी, सूझबूझ ये थी। इस वजह से कहते शाहू युद्ध में जीत पाया था। अब इतना ज्यादा बालाजी विश्वनाथ ने किया है तो स्पष्ट सी बात है कि शाहू खुश तो होगा। जैसे ही शाहू छत्रपति बना तो शाहू ने पेशवा बना दिया इनको, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री बना दिया बालाजी विश्वनाथ को। और कहते हैं शाहू के समय शाहू की चलती नहीं थी भी। शाहू क्या था, जब पेशवा के हाथ में चौधर आ चुकी है तो कहा जाता है शाहू के समय तक आते आते पेशवाओं की जो शक्ति थी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये आपको ध्यान रखना है और आपको ध्यान रखना है कि पेशवा कौन है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आइए बालाजी विश्वनाथ के बारे में बात करते हैं। बालाजी विश्वनाथ, आप बालाजी विश्वनाथ के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा कि बालाजी विश्वनाथ ऐसे ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं। मैं एक कहानी आपको बताऊंगा बालाजी विश्वनाथ के बारे में। तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है कि 1713 के अंदर, 1707 में शाहू शासक बन चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों, ध्यान रहे, बालाजी जो शाहू था शासक तो बन गया, लेकिन उसने 6 वर्ष तक किसी को भी अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहते हैं बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया जाता है 1713 के अंदर और 1720 तक दोस्तों, 1713 से लेकर 1720 तक ये पेशवा रहे थे, यानी लगभग 7 से 8 साल ये पेशवा रहे। अब आपको सर ये बालाजी विश्वनाथ है कौन, तो कहते हैं कि जो कोंकण तट का नाम सुना आपने, कोंकणी वैसे भाषा बोली जाती है गोवा की तरफ, तो कोंकण एक क्षेत्र है, कोंकण क्षेत्र के ब्राह्मण थे और चित्त पावन ब्राह्मण थे ये, जिनका चित्त बहुत ही पावन है, शुद्ध है, चित्त पावन ब्राह्मण थे। कहते हैं इन्होंने खेड़ा के युद्ध में शाहू की सहायता की थी, इसलिए इन्हें पेशवा बनाया गया था। और शाहू इनसे इतना ज्यादा खुश हुआ था कि शाहू ने इन्हें सेना कार्य की उपाधि दी थी। ध्यान रख लेना, इन्हें सेना कार्य पद पर नियुक्त किया था, सेना कार्य। अब आपको सेना कार्य क्या होता है, इन्हें सेना कार्य नियुक्त किया था। सबसे पहले इन्हें क्या बनाया गया, पेशवा बनने से पहले ये सेना कार्य हुआ करते। अब आपको सर सेना कार्य क्या होता है, सेना को संगठित करने वाला उस व्यक्ति की जो पोस्ट होती है उसे हम, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो ताराबाई की सेना थी उसे तोड़ा था और अपनी सेना में मिलाया था, यानी अपनी सेना को तो संगठित किया है, और सेना को संगठित करने वाला मराठा साम्राज्य के अंदर जो पद हुआ करता था उसे सेना कार्य कहते थे। तो शाहू ने सबसे पहले इन्हें सेना कार्य बनाया और सेना कार्य के बाद में जब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, शाहू को लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया
इंसान है, मेरी सहायता करेंगे, तो इनको पेशवा बना दिया गया था। 1713 से लेकर 1720 तक ये पेशवा रहे थे और शाहू ने इनको पेशवा बनाया था। कहते हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने इतनी पावर बढ़ा दी थी, कहते हैं मराठों की इतनी पावर बढ़ चुकी थी कि मुगल भी इनसे डरते थे। और मैंने आपको कहा था 1713 के अंदर ही मुगलों का सम्राट कौन बना था। मुगलों का मैंने आपको सभी को बताया था कि मुगलों का 1713 के अंदर जो शासक बना था वो कौन बना था, फर्रुखसियर बना था, मैंने आपको बताया था। और फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था, यह भी मैंने आपको बताया था, सैयद बंधुओं की सहायता से। अब उस समय मैंने कहा था सैयद बंधु कितने भाई थे, सैयद बंधु 2 भाई थे। सैयद बंधु कितने भाई थे, 2 भाई थे। एक तो दिल्ली के अंदर मुगलों के दरबार में था और एक दोस्तों दक्षिण के अंदर बैठा था। एक कहां पर बैठा था दोस्तों, दक्षिण के अंदर था। दक्षिण के अंदर कौन था, हुसैन कुली खान। यानी एक दक्षिण के अंदर बैठा था। मुगलों की तरफ से इसे कहां पर नियुक्ति कर रखी थी, एक भाई की नियुक्ति दक्षिण में और की थी, एक भाई की नियुक्ति दिल्ली में थे। 2 कौन थे, सैयद बंधु थे। तो जो दक्षिण के अंदर नियुक्ति कर रखी थी उसका नाम था सैयद हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां। उसे यह लगा कि दिल्ली के अंदर फर्रुखसियर बन चुका है और मेरे जो बड़े भाई हैं कहीं ना कहीं उन्हें ये मुगल मरवाएंगे। तो हुसैन कुली खां को डर था कि मेरे भाई को मरवा दिया, मैं अकेला पड़ूंगा। भाई एक बहुत बड़ी पावर होती है। इसके लिए कहावत भी आप अच्छे रूप से जानते भी हैं कि भाई मरे बल घटे, भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, जे मरे मावड़ी जग सुना हो जाए। सुना भी होगा आपने। तो ध्यान रखना, इसको लगा मेरा भाई मर गया तो मेरे पास क्या रहेगा, भाई को मार देंगे। तो इसको कहीं ना कहीं लगा भी मैं अब अगर दिल्ली जाऊंगा, इसे लगा कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मराठे कब्जा कर लेंगे। दोनों डर, सीधा छोड़ के भी नहीं जा सकता और छोड़ के जाना भी है, दोनों ही चीज है। तो हुसैन कुली खान ने सोचा क्यों न हम मराठों से संधि कर ले। क्या कर ले, हम मराठों से संधि कर ले। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मुगलों और मराठों के बीच में जो संधि हुई थी, मुगल मराठा संधि। कारण ये हुसैन कुली खां इतना डरा हुआ क्यों है, क्योंकि उस समय पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथ पेशवा था। बालाजी विश्वनाथ का उससे डर लगता था। वो सोचता था कि बालाजी विश्वनाथ बहुत खूंखार पेशवा है और ये कब्जा कर लेगा सारे दक्षिण भारत के ऊपर। तो उसने सोचा ऐसे करते संधि कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मुगल और मराठों के बीच में जो संधि हुई थी वो संधि दोस्तों किसने करवाई थी, तो मैं कहूंगा मुगलों की ओर से इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किसने किए थे। मैं आपको बताऊं मुगलों की ओर से तो हुसैन कुली खान ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। परीक्षा में आ सकता आपसे कि मुगल मराठा जो संधि है उस संधि के ऊपर मुगलों की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए और मराठों की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे। तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठों की ओर से हस्ताक्षर किए थे। बालाजी विश्वनाथ। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मुगल मराठा जो संधि है बताओ किस मुगल बादशाह के समय हुई। तो दोस्तों आप जानते हैं कि उस समय मुगल बादशाह कौन थे, फर्रुखसियर थे। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मुगल मराठा जो संधि है वो बताओ किस छत्रपति के समय हुई। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको कहा कि परीक्षा में पूछा जा सकता है शाहू के समय हुई थी। और मुगलों की तरफ से दोस्तों किसने हस्ताक्षर किए, हुसैन कुली खान ने। और मराठों की तरफ से किसने किए, बालाजी विश्वनाथ ने हस्ताक्षर किए हैं। अब इस संधि के अंदर कुछ बातें तय की गई थी, वो हमें बातें देखनी है कि इस संधि के अंदर क्या क्या बातें बोली गई थी। एक एक करके हम तमाम बातों पर बात करने वाले हैं, क्या क्या बातें हुई। इसमें 5-6 बातें रखी गई। सबसे पहली बात, मराठों ने कहा, अब देखो भी हुसैन कुली जा रहा है, मराठे थोड़ी जा रहे हैं उत्तर भारत में, तो स्पष्ट सी बात है कि हुसैन कुली खां को मराठों की बात माननी पड़ेगी। तो पहली शर्त, अब शर्तें देखते हैं क्या क्या शर्तें रखी गई थी। सबसे पहली शर्त मराठों ने शर्त यह रखी कि जो हमारा शिवाजी का स्वराज था, शिवाजी का स्वराज्य था, उसे लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। अब आपको कि सर शिवाजी का स्वराज्य, स्वराज्य का मतलब है शिवाजी का जहां तक शासन हुआ करता था वो पूरा एरिया बहुत बड़ा था और बाद में मुगलों ने उसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और मुगलों ने शिवाजी के जिस एरिया पर कब्जा कर रखा है वो सारे क्षेत्र वापस लौटाने पड़ेंगे। यानी शिवाजी का स्वराज्य, यानी शिवाजी का स्वयं का जो राज्य हुआ करता था बहुत बड़ा था और मुगलों ने उसके कुछ एरिया पर कब्जा कर रखा है, वो लौटाना पड़ेगा। पहला एरिया हम दोबारा शिवाजी का वही स्वराज्य स्थापित करेंगे। मुगल बोले, हुसैन कुली खां बोले ठीक, दे दिया जाएगा। दूसरी शर्त बोली कि मुगलों के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर मराठों का कब्जा है, वो नहीं लौटाएंगे।
भाई आपको तो यह काम करना पड़ेगा कि जो हमारे शिवाजी के स्वराज्य था, जो राज्य था, उसके जिन क्षेत्रों पर मुगलों ने कब्जा कर रखा है वो तो आपको लौटाने पड़ेंगे। बोले ठीक। बोले जिनके ऊपर मराठों ने कब्जे कर रखे हैं, जैसे हैदराबाद पर, जैसे गोडवाना पर, जैसे बरार पर, जैसे कि खानदेश पर, जिनके ऊपर मुगलों, पहले मुगलों का एरिया था और बाद में मराठों ने कब्जा कर लिया है, मुगलों के वह क्षेत्र, मुगलों के वह क्षेत्र जिन पर मराठों का अधिकार है, जिन पर मराठों का अधिकार है, वह मराठों के ही रहेंगे। वह किसके रहेंगे? वह मराठों के ही रहेंगे। अब आप कहोगे सर गजब की संधि कर रहे हैं ये तो गजब की संधि हो रही थी दोस्तों। देखो वापस लौटाओ, हमारे वाले वापस लौटाओ, आप वाले हम वापस नहीं देंगे। अब मैंने एग्जांपल में भी आपको बता दिया, उस समय मुगलों के 4 हुआ करते थे दक्षिणी भारत में मुख्य, और उन पर मराठों का कब्जा था। हैदराबाद, खानदेश, गोडवाना और बरार। लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, वो 4 क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। मैं लिख देता हूं, हैदराबाद, गोडवाना, बरार, कौन सा है? बरार और खानदेश। ये 4 ऐसे क्षेत्र थे जिनको स्पष्ट रूप से बोल दिया हम नहीं लौटाएंगे। बोले ठीक, ये भी रखो। इसमें ये भी यहां पर अब तीसरी शर्त और भी गजब रखते हैं। मराठे कहते हैं कि दक्षिण के अंदर, मराठों ने स्पष्ट रूप से बोला कि दक्षिण में जो मुगलों का क्षेत्र है, दक्षिण में क्या है? जो मुगलों का क्षेत्र है, वहां से हम चौथ और सरदेशमुखी वसूलेंगे। वहां से हम क्या वसूलेंगे? चौथ और सरदेशमुखी कर लेंगे। चौथ क्या होता है? सुरक्षा के बदले 1/4 संपत्ति देना। सरदेशमुखी के अंदर 1/10 दी जाती है। भी हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इसके बदले आप हमें 1/4 कर दोगे। साल के अंदर जितना आपने कर प्राप्त किया उसका 1/4 सरदेशमुखी में 1/10 लिया जाता है। मुगल जो हुसैन कुली खां बोला ये भी लो। दक्षिण के अंदर इन्हें चौथ का और सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया। शिवाजी के साम्राज्य को वापस लौटाओ। दूसरा पॉइंट, हमने मुगलों के जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है वो नहीं देंगे। 2 पॉइंट। तीसरा, दक्षिण में आप जा रहे हो, उत्तर में, दक्षिण के अंदर चौथ और सरदेशमुखी हम रखेंगे। बोला ठीक। हुसैन कुली खां ने तीनों शर्तें मानी। चौथी शर्त बोले कि शाहू को तो आपने छोड़ दिया था, शाहू को तो आपने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। शाहू के कई आप रिश्तेदार आज भी मुगलों के अंडर में हैं। मुगलों की क्या है? बंदी बना रखे हैं, उन्हें आजाद करो। शाहू के रिश्तेदार है बहुत सारे, आपने बंदी बना रखे हैं, जेल में भर रखे, उन्हें आजाद करो उन्हें। चौथी शर्त बोले मुगल बोले ठीक। हुसैन कुली खां बोला ठीक है, चौथी शर्त भी मानी। पांचवी के अंदर ये कहते हैं, हुसैन कुली खां बोला महाराज प्लीज दया बख्शो थोड़ी बहुत, चारों मान ली आपकी, जैसा जैसा बोल रहे वैसे वैसे कर रहे हैं, कुछ तो हमारी मान लो। मराठे बोले पूछ क्या चाहिए? क्या इतना सारा आप ही आप धन ले रहे हो तो कुछ तो हमें दे दो। तो मराठा बोले ठीक। मराठा बोले कि ऐसे करेंगे, साउथ जहां जहां से मुगलों के क्षेत्र है दक्षिण में, वहां से हम चौथ और सरदेशमुखी लेके। बोले ठीक है, तो आपको ऐसे करेंगे, हम 1 वर्ष के अंदर 10 लाख रुपए दे दिया करेंगे। तो इस संधि में यह तय हुआ कि मराठे मुगलों को 1 वर्ष के अंदर 10 लाख रुपए देंगे। बोला थोड़े बढ़ा दो, 15-20 लाख, इतना बड़ा एरिया आपको दे दिया। कहना ओनली 10 लाख। बोले ठीक, और थोड़े बहुत सैनिक सुनिक की सहायता दे देना, कभी कभी दिल्ली पर कोई आक्रमण कर दे। बोला ठीक है। 15,000 की घुड़सेना आपके सहायता के लिए दी। 1500 घुड़सवार हुसैन कुली खां जी आपके लिए हमेशा तैनात रहेंगे, जब आप चाहें तब ले लेना। हुसैन कुली खां बोला हाँ ये मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि इसको कहां जाना था? दिल्ली, और इसको पता था कि मेरे भाई को मारने वाले हैं फर्रुखशेर। और हाथों मराठों बोला 15,000 सैनिक अभी, घुड़सवार अभी तैयार कर दो, दिल्ली जाना है मुझे लेकर इसको यही इंतजार था। 10 लाख रुपए भी मिल गए इसे, 10 लाख रुपए हाथों दे दिया मराठों ने। बोला आना मत, साल तक शकल मत दिखा देना, 15,000 सैनिक ले जा हमारे घुड़सवार। ठीक है। लास्ट में जाते जाते ताराबाई बोली ऐसे कैसे? सारा ही सारा बालाजी विश्वनाथ करेगा? नहीं, मेरा पोता है, इसका बाप जो शिवाजी सेकंड था, ताराबाई बोलती है कि शिवाजी सेकंड मेरा बेटा था,
वो तो युद्ध में मर गया, खेड़ा क्यों नहीं, उसका अभी तक बेटा है, उसका बेटा शंभूजी यानी मेरा पोता है। ये मराठे आते हैं बालाजी विश्वनाथ और उसके थप्पड़ मारते हैं, डराते हैं, मां जाने अंधेरे में लेके जाए, कमरा दिख रहा है वो, हाउ खवा दूंगा, डराते हैं उसे। आपने सुना हमें भी इसी प्रकार डराया जाता, शरारत मत कर हाउ खा जाएगा। शंभू जी को डराते, कहते हाउ खा जाएगा, हाउ खा जाएगा, और ये हाउ बन के उसको डराते हैं। बड़ी बड़ी मूंछें आ जाते हैं, हाउ बन के डरा देते हैं मेरे पोते को। वो रोता है कि दादी खा जाएंगे मुझे तो ये। तो हुसैन कुली खां एक शर्त और बोल मान लो मेरी। क्या बोले, क्या? का ऐसे करो जो मराठा कोल्हापुर जाकर शंभू जी को तंग करते हैं वो तंग नहीं करेंगे। बोला ठीक। छठी शर्त, ताराबाई का पोता कौन है? शंभू जी, मैंने पहले ही बता दिया है। ताराबाई कहां चली गई थी? मैंने कहा था कोल्हापुर चली गई थी। कोल्हापुर, कोल्हापुर के अंदर कौन है? शंभू जी हैं। कौन है दोस्तों? शंभू जी हैं। और मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि शंभू जी कौन है? ताराबाई का पोता, ताराबाई का पोता। मराठे इसे तंग नहीं करेंगे। बालाजी विश्वनाथ बोला ठीक है। हां, ये बात बोली। मराठे बोले बालाजी ठीक है जी, कोई हाउ नहीं है, कोई बांदर नहीं है, कोई गादड़ नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं होगा, शंभू जी खुश रहेगा, पालने में खिलाओ, ताराबाई को बोलो। 6 शर्तें। मुगल मराठा संधि समय शासक मुगलों का फ्रुक्शर, मराठों का शाहू। इसके मुगलों की तरफ से साइन कौन कर रहा है, मराठों की तरफ से साइन कौन कर रहा है, क्या है? 6 पॉइंट हुए थे। तो मुगल मराठा संधि के बारे में ध्यान रखना है। अब देखो इसमें फायदा किसको हो रहा है? मराठों को हो रहा है। चौथ लेंगे, सरदेश मुखी लेंगे, मुगलों के क्षेत्र पर हमने कब्जा करके वो नहीं लौटाएंगे, हमारे वाले लौटाने पड़ेंगे, हम आपको छोटी सी रकम दे देंगे 10 लाख, 15,000 घुड़सवार दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, उसको जाकर हम तंग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बातें की। तो एक चीज सोचो, मराठों को फायदा है, हर चीज के अंदर मराठों को फायदा है। तो एक विद्वान हुए रिचर्ड टेम्पल, एक विद्वान हुए जिनका नाम क्या है? रिचर्ड टेम्पल। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है? मराठों का मैग्ना कार्टा। तो आपसे पूछ ले कि मराठा मुगल संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा कहा गया, तो बोल देना रिचर्ड टेम्पल के द्वारा कहा गया था। और हाथों हाथ दोस्तों आप जानते हैं 15,000 घुड़सवार लेकर हुसैन कुली खां दिल्ली जाता है, फरुखशियर को पद से हटाता है, और क्योंकि उसकी लगभग डेथ तो निकट थी, डेथ ही हो गई थी, हटा दिया था बाद में से, और रफी उद दर्जात को शासक बनाता है। अब संधि के ऊपर तो ये तो क्या है, उनके सैनिक है, बालाजी विश्वनाथ पेशवा है, ये भी एक तरीके से उनका सेनापति है, लेकिन मुख्य रूप से तो साइन तो करवाने पड़ेंगे ना। इस संधि के ऊपर राजाओं के साइन होंगे, तो राजाओं की ओर से इधर तो इसने साइन कर दिया क्योंकि ये प्रधानमंत्री था, ये तो केवल सेनापति था, ये तो इधर प्रधानमंत्री है, ये साइन कर रहा है, चल रहा है, ये तो सेनापति, इसके साइन कौन मानेगा? तो वहां पर जाते ही हुसैन कुली खान ने 15,000 की सेना लेकर गया, उसको हटाया और रफी उद दर्जात को राजा बना दिया। तो इस संधि के ऊपर, यह संधि हो रही है फरुखशियर के समय। ये किसके समय हो रही है? हो तो रही है फरुखशियर के समय, लेकिन मुगलों की ओर से जो राजा है, मुगलों की ओर से राजा जिसने हस्ताक्षर किए हैं, वो हस्ताक्षर करने वाला कौन है? तो हम कहेंगे रफी उद दर्जात है। कौन है? रफी उद दर्जात है। साइन इसके ऊपर रफी उद दर्जात ने किए थे, ये थोड़ा ध्यान रख लेना भी। तो आज हमने केवल बालाजी विश्वनाथ पर बात की है। आनंद आया कि नहीं? पहले ये बताओ, सारे विद्यार्थी जितने भी मुझे देख रहे हैं, पहले ये बताओ आनंद आया कि नहीं आया? परम आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? इसी प्रकार से हम बालाजी विश्वनाथ पढ़ा है। बालाजी विश्वनाथ की जब डेथ हो गई थी 1720 में, तो उनका 20 से 25 वर्षीय एक बेटा था जिसका नाम था बाजीराव। वो तो ये तो बालाजी विश्वनाथ है, उसका नाम बाजीराव रखा गया। बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। 1720 से लेकर 1740 तक रहा था, बालाजी विश्वनाथ का बेटा था, बहुत ही खतरनाक था। कहते दिल्ली कांपती थी, दिल्ली की रूह कांपती थी, जिससे मन तो करता है जैसे कि इतिहास को जैसे कि मैं पढ़ाता रहूं दोस्तों।